नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाक्रम श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल की उन सभी घटनाओं को प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अभी आपको बता दें कि अभी वर्तमान में 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया था। ठीक, इस दौरान ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने इस पोषण माह के दौरान कुपोषण को हराने में और मतलब ये बोल सकते हो कि सुपोषण में बहुत अच्छा योगदान दिया है अपनी तरफ से, उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रत्ना नशीने जो जी हैं, है ना, इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रत्ना नशीने, ठीक है, इनको प्रदान किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के वरिष्ठ राजनेता श्री जसवंत सिंह का निधन हो गया। उनके द्वारा पूर्व में धारित पदों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, अटल बिहारी वाजपेयी की अल्पकालिक सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। दूसरा कथन है, 1998 में विदेश मंत्री बने। तीसरा कथन है, 2002 में वे फिर से वित्त मंत्री बने और यशवंत सिन्हा के साथ पद संभाला। चौथा कथन है, वर्तमान सरकार में वे रक्षा मंत्री के पद पर पदस्थ हैं। ये तो गलत है। ठीक है, ये तीनों कथन सही हैं। चलिए, आपको थोड़ा सा जसवंत सिंह जी के राजनीतिक कैरियर के बारे में बता देता हूँ। इनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ होता है, देखिए आपको पता होगा 1976 में हमारे यहाँ क्या लगा था, आपातकाल लगा था। और उसके बाद जेपीएन मूवमेंट जो था, है ना, जयप्रकाश नारायण जी का जो मूवमेंट था, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर पूरे भारत को एक करने का विचार बना लिया था। ठीक, उसके बाद इससे बहुत सारे नेता जुड़ते गए और उसमें एक नाम था जसवंत सिंह जी का। ठीक, उन्होंने जनसंघ से ही अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया है। ठीक, उसके बाद 1980 में राज्यसभा के सदस्य बनते हैं और जब बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है 1996 में, तो उस समय 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक जो अल्पकालिक सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना। ठीक, आपने सुना होगा कि केवल 13 दिनों की सरकार चली थी उनकी। ठीक है, तो ये इस दौरान में जो हमारे यशवंत सिंह जी हैं, ठीक, सॉरी, जसवंत सिंह जी जो हैं, ठीक है, वो वित्त मंत्री थे। मतलब ये कथन आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, 2 साल के बाद फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, एनडीए की। ठीक, और उस समय जो जसवंत सिंह जी है उनको क्या बनाया जाता है, विदेश मंत्री बनाया जाता है। तो ये कथन भी क्या हो गया, सही हो गया। ये लगभग 2002 तक रहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर वर्ष 2002 में उनको फिर से क्या बना दिया जाता है, वित्त मंत्री बना दिया जाता है। अच्छा, और जब ये विदेश मंत्री रहते हैं तो उस समय आपको पता होगा कि युद्ध हुआ था कारगिल का। ठीक है, और भारत पाक के बीच में सीमा विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस सीमा तनाव के समय में जसवंत सिंह ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया था। ठीक है, और इसीलिए उनको 2001 में उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी उनको दिया गया था। ठीक, तो ये 3 कथन जो हैं कि अल्पकालिक जो सरकार थी उसमें वित्त मंत्री थे, सही है। उसके बाद 98 से लेके 2002 तक क्या थे, विदेश मंत्री थे। फिर 2002 में फिर से क्या बनते हैं, वो वित्त मंत्री बनते हैं। ठीक, तो ये तीनों कथन आपके सही हैं। वर्तमान सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर पदस्थ थे, ये क्या हो जाता है, गलत। क्यों? क्योंकि साल 2009 में इनको बीजेपी से निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी, ठीक है, उसमें बीजेपी के जो संस्थापक थे उनकी आलोचना कर दी थी। ठीक है, फिर 2009 में और 2014 में, ये 2009 में जीतते हैं चुनाव दार्जिलिंग सीट से। ठीक, उसके बाद सन 2014 में बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ते हैं फिर से। उसके बाद फिर कर्नल सोनाराम चौधरी उनको हरा देते हैं। ठीक, और एक तरीके से उनका राजनीतिक संन्यास प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। ठीक, याद रखेंगे जसवंत सिंह जी को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कोविड 19 मरीजों की देखभाल के लिए विशेष रूप से निर्मित रोबोट का नाम क्या है? तो आपको बता दें कि हाल ही में हमारी जो राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके जी, उन्होंने इसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। ठीक है, ऑनलाइन उद्घाटन किया है और इस रोबोट का नाम दिया गया है भारती। याद रखेंगे इसको, क्योंकि कोविड 19 के समय में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए रोबोट का निर्माण करना कोविड मरीजों की देखभाल के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी भारती इस रोबोट का नाम है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की पर्यटन नीति 2020 तैयार की गई है। इस नीति के लक्ष्यों के संबंध में सही कथन का चयन करें। देखिए ये जो पर्यटन नीति 2020 है वो आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स में पॉइंट्स बना के दे दे कि इनमें पर्यटन नीति के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। चलिए तो हमारा पहला बिंदु है, पर्यटन विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना। ये हर पर्यटन नीति का एक लक्ष्य होता ही है, याद रखिएगा। ठीक है, कि पर्यटन जब विकसित होगा तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, एक अप्रत्यक्ष लक्ष्य ये भी होता है। ठीक, दूसरा है ग्रामीण पर्यटन का विकास करना तथा स्थानीय लोगों को गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत पर्यटन उद्योग से जोड़ना। ये कथन भी सही है। ठीक है, तीसरा कथन है पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधा के साथ साथ जनजातीय समुदाय की जीवन शैली का अनुभव कराना। ठीक, देखो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो जनजातीय बाहुल्य राज्य है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो जनजातीय संस्कृति है, ठीक है, उससे परिचित कराना किसको? पर्यटकों को। ये भी हमारे यहाँ के जो राज्य पर्यटन नीति 2020 है उसका एक अंग है। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मुख्य परीक्षा जो दे रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ लेंगे भाई। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, मणिकंचन केंद्र क्या है? आपके पास ऑप्शन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, महासमुंद के स्वर्ण निक्षेप का नाम, कोरबा का नया कोयला खदान या बाघमरा स्वर्ण खान का नाम। तो देखिए मणिकंचन केंद्र जो है वो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र। जितने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र है जहाँ पर जो ठोस कचरा होता है उसको उसका मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि गीला कचरा अलग निकालो, सूखा कचरा अलग निकालो। ठीक है, वो भी ठोस प्रबंधन का एक हिस्सा है। ठीक, तो याद रखेंगे। तो जो जहाँ पर कचरों को, सूखे कचरों को या यूं बोले कि ठोस कचरों का मैनेजमेंट किया जाता है, उन केंद्रों का नाम है क्या? मणिकंचन केंद्र। याद रखेंगे, क्योंकि इस स्वच्छता सर्वेक्षण में हमको 14 पुरस्कार मिले हैं टोटल। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल बनती है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? चलिए भाई, तो ये प्रश्न आज का आपका होमवर्क। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ठीक, अगर आपको उत्तर देखना है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस वीडियो के अंत में जो आंसर की दूंगा उसमें बिल्कुल उत्तर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप संयंत्र लगाने के कुल लागत का कितना प्रतिशत अधिकतम अनुदान के रूप में दिया जाता है? देखिए जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है यहाँ पर कृषकों को दो भागों में बांटा गया है ना। एक जो लघु और सीमांत कृषक हैं और दूसरा ऐसे कृषक जो सामान्य कृषक हैं। ठीक, तो जो लघु एवं सीमांत कृषक हैं इनके लिए अनुदान की सीमा है कुल लागत का 50%। ठीक, और जो सामान्य कृषक हैं उनके लिए है 30%। ये भी याद रख। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है अधिकतम अनुदान, अधिकतम अनुदान कितना हुआ? 50%। ठीक, तो इसको याद रखेंगे कि अधिकतम अनुदान जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वो कितना? 50%। ठीक, इसमें किसानों को दो भागों में बांटा गया, ये भी याद रखिए। जो छोटे किसान है, जो सीमांत किसान है, उनको अधिकतम अनुदान दिया जाता है 50%, लेकिन जो सामान्य कृषक हैं उनको अधिकतम 30% का अनुदान दिया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2020 को महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नीति आयोग, यूनिसेफ और स्वर्ण भारत की ओर से वेबिनार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय क्या था? इस वेबिनार का विषय क्या था? ठीक, तो इसको याद रखेंगे आप कि 20 सितंबर 2020 को एक
वेबिनार आयोजित की जाती है जिसमें कौन कौन शामिल है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नीति आयोग, यूनिसेफ और स्वर्ण भारत। स्वर्ण भारत जो है वो एक एनजीओ है, समझ लीजिए, ठीक है। ये जो वेबिनार हुआ है, ठीक है, इसके अंतर्गत कुल 23 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भी इंटरनेट के माध्यम से शामिल हुए हैं भाई, ठीक। और इसका विषय था कुपोषण मुक्त भारत एवं विश्व। याद रखिएगा इसको, कुपोषण मुक्त भारत एवं विश्व, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रसाद योजना के तहत पर्यटन स्थल के लिए चयनित स्थल कौन सा है? तो देखिए ये प्रसाद योजना जो है वो केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पर सड़कें बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में प्रसाद योजना के अंतर्गत जो पहला स्थल जो जिसका चयन किया गया है वो है हमारा डोंगरगढ़, बमलेश्वरी माता मंदिर है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, लइका जतन ठौर कार्यक्रम संचालित की जा रही है। अच्छा, आपको पूछ रहे हैं कि कहाँ पर संचालित की जा रही है, तो आपको बता दें कि ये जो लइका जतन ठौर कार्यक्रम है ये मूलतः सुपोषण से संबंधित है। और हाल ही में चूंकि हमको पता है कि सुपोषण माह चल रहा था और धमतरी जिले में इस सुपोषण माह को किस रूप में मनाया गया? लइका जतन ठौर के रूप में, ठीक है। याद रखिएगा लइका जतन ठौर जो है वो सुपोषण मिशन का ही नाम है धमतरी जिले के अंतर्गत। तो ये था हमारी आज की समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना उत्तर बताएं और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।